जनता का विश्वास जीता। कांग्रेस प्रवक्ता मयूर शेखर भी जुड़े हैं। मयूर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, एक बात और रजत, वो भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप लगातार घूमे, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ी देर पहले हमारे साथ थी। उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया कि वहां पर जो और पार्टी के लोग खड़े थे, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, 70 या 72 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ाया था, उसका कोई नुकसान कांग्रेस को हुआ है? मुझे आपको लगता? नहीं लगता। देखिए, आप सबसे जो क्लोज कंटेस्ट अगर आप देखिए तो वो आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे जी, 1% और 1.5% में वहां सरकार बनती और बिगड़ती है बेशक। लेकिन इस बार का जो स्विंग आप देखोगे लगभग 4.5 से 5.5% का स्विंग है। तो अगर 4.5-5% का स्विंग है तो अभी जो नतीजे आएंगे मुझे लगता है जो 300-400 वाली सीट से वो भी बीजेपी के खाते में जी, क्योंकि स्विंग इतना बड़ा है। आप मध्य प्रदेश स्विंग देखिए कितना बड़ा, कोई नेक टू नेक नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है, मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। ठीक है, मोदी की गारंटी चल गई। डॉक्टर सुरभि भी हमारे साथ है। मैम, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, डॉक्टर सुरभि हैं हमारे साथ। ठीक है डॉक्टर सुरभि, ये जो जीत है इसमें महिलाओं का एक सशक्त वोट बैंक है और वो दिख रहा है कि वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। देखिए, मध्य प्रदेश की जब वोटिंग हुई थी तो उसके बाद एक आंकड़ा सामने आया था कि 4 से 4.5% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। वो वोट सामने दिख रहा है, मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सामने आंकड़ों में दिख रहा है। तो वो जो महिला वोट बैंक, हमने बिहार में भी देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला वोट बैंक। तो ये जो महिला वाला वोट बैंक है वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का एक परमानेंट वोट बैंक बन गया। बिल्कुल, देखिए मोदी जी पर महिलाओं को बहुत ही विश्वास है। महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण मिला है मोदी जी के सरकार में। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम्स ऐसे लेके आई, जैसे कि आप देखिए नया पार्लियामेंट में सबसे पहले 33% रिजर्वेशन आया विमेन के लिए, जो एक नए भारत की पहचान बनने जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश में लाडली योजना है, ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया। ये सब ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो काफ़ी लंबे समय से करी जा रही हैं। ये कोई एक टाइम का काम नहीं है कि हाँ अभी अभी कुछ किया। तो महिलाओं का जो विश्वास है वो उन्होंने जीत लिया है। और आज की महिला जागरूक है, वो जानती है कि अगर वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमें भी बाहर निकल के वोट करना है और अपने आप को खुद भी सशक्त करना है। तो मुझे लगता है इसीलिए इतनी वोटिंग बढ़ रही है महिलाओं। मुकेश रंजन जी हमारे साथ। मुकेश जी, क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी जीत यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं और राजस्थान में भी देख रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या छोड़िए छत्तीसगढ़ की बात करें, तो जैसा कि रजत भी कह रहे थे, कितना स्विंग आप उम्मीद रख रहे हैं या आपको संभावना है कि इतना स्विंग होगा वोटों के शेयर्स में? ये स्विंग करीब करीब देखो 1-1.5% के स्विंग में, तो बिकॉज बाइपोलर है तो 1-1.5% के स्विंग में सीटों का नंबर इधर उधर हो जाता है जी। लेकिन ये स्विंग जिस तरह से अभी तक दिख रहा है, ये करीब करीब 3.5-4% तक का स्विंग जाएगा। और ये स्विंग इस तरह से भी दिख रहा है क्योंकि जो छोटी पार्टियां वहां गई थी लड़ने, जैसे आम आदमी पार्टी भी बहुत हद तक वहां अंदर कई सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट्स दिए थे, पर जिस तरह से उन लोगों का सारा का जो पहले एक कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि उनके जमानत जब्त हो गए हैं, तो
उस कॉन्टेक्स्ट में मैं भी उनके साथ मतलब मानते हुए ये समझ सकता हूं कि ये जो स्विंग है ये बड़ा स्विंग होगा, क्योंकि वोट का मुकेश जी, लेकिन जो आम दर्शक है और जो राजनीति में इंटरेस्ट रखना चाहता है वो जानना चाहता है, एक ओबीसी फेस और बहुत ज्यादा दाग नहीं, बहुत ज्यादा सेकुलर नहीं, थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व भी चले, डेवलपमेंट में भी ठीक थे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी कांग्रेस ने उनको बहुत सारी जगह दी, बहुत जगह वो गए प्रचार करने के लिए, कई बार चुनावों के दौरान गए। तीन बड़ी चीज जो आपको लगता है भूपेश बघेल जिस वजह से चुनाव हारे, क्योंकि अगर आप एक महीने पहले जब डेट अनाउंस हुई थी, यहां तक कि एग्जिट पोल में भी कोई नहीं मान रहा था कि साहब है, रमन सिंह बिल्कुल शांत थे। आप जो 5 साल का कार्यकाल देखिए, रमन सिंह शायद आपको उतना ज्यादा एक्सटेम्पोर नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल शांति से बीजेपी ने चुनाव लड़ा। स्ट्रेटजी क्या थी? 3 बड़े कारण कांग्रेस के हार के। हाँ, जो 3 बड़े कारण आपने पहला जैसे बोला कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं भूपेश बघेल, तो ओबीसी का फेस था कांग्रेस के पास। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आज की डेट में राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे सबसे बड़ा ओबीसी फेस कौन है, तो आपको ठीक है, ये तो लोगों को आपको रोकूंगा। कांग्रेस तेलंगाना में विक्ट्री और मैजिक फिगर्स करीब है, क्या बोला है वहां के अध्यक्ष तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने, एक बार सुनिए। हमको बहुत भरोसा उम्मीद देकर आगे कांग्रेस पार्टी को रणनीति तय करके राजनीति में कांग्रेस को जिताने के लिए बहुत कुछ मदद दिए, इंस्पिरेशन दिए, और प्रियंका जी इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत सारे मीटिंग में पार्टिसिपेट किए। ये सब हमारे हाईकमांड को ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी एंड माय इंचार्ज मानिकराव ठाकरे के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी हाईकमांड को। दूसरी बात, तेलंगाना के जनता जब जरूरत है तब सही तरीका से सही जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना देके यहाँ के जो शहीद हुए युवता, उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमको संपूर्ण हम इंस्पिरेशन लिए। वो हम जो भी वादा किए, जो शहीद होकर उन लोग जो देश के लिए क्या किए, वो पूरा आगे हम लेकर जाएंगे। तो पीसीसी चीफ हैं रेवंत रेड्डी, और इसमें कोई दो राय नहीं रजत के काफ़ी मेहनत भी की। आप भी तेलंगाना गए, आपने भी देखा, वहाँ से हम आपकी कवरेज देख रहे थे। क्या लगता है आपको बस औपचारिकता बाकी रह गई है घोषणा की इनकी? मुख्यमंत्री यही होंगे? देखिए, एक कॉन्फिडेंस लेवल था, कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद और वाईएसआर के जाने के बाद आंध्रा और तेलंगाना दोनों जगह कांग्रेस वाइप आउट हो गई थी। कर्नाटक की जीत के बाद एक कांग्रेस को विंडो मिली तेलंगाना में जाने की, कॉन्फिडेंस मिला। वहां जाने के बाद रेवंत रेड्डी बेसिकली कांग्रेस में नहीं है, वो पहले टीडीपी में हुआ थे, इस वक्त भी करंट एमपी है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन बैकग्राउंड टीडीपी का था। वो आए, एक आप कह सकते हैं एक फाइटर टाइप इमेज थी उनकी। और बीजेपी ने अपने जो सशक्त अध्यक्ष, आप देखिए बीजेपी का भी टैली आप देखेंगे तो वोट परसेंटेज ऊपर गया, बहुत है, ऊपर गया, 1 सीट से 9 सीट तक गया। तो वहां पर चीजें बदली। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। खंडवा जिले की 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी कंचन तन्वे 37,930 मतों से जीत गए हैं। हरसूद से बीजेपी उम्मीदवार विजय शाह की जीत हुई है। पंधाना में बीजेपी के छाया मोरे 28,984 वोटों से जीत गए। ठीक है, एक बार हिमांशु जी, वैसे मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि चर्चा होती है, अब आप देखिए कल से पार्लियामेंट की शुरुआत है, विंटर सेशन की, तो इस बात की चर्चा होगी। तो क्या यहां से नैरेटिव बिल्कुल खत्म हो जाता है ऑपोजिशन ब्लॉक के लिए? खासतौर से जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी बुलाई गई है, आज ही के दिन घोषणा हुई है, ये इंडिया ब्लॉक अब क्या करेगा? क्योंकि अब कांग्रेस के पास राज्य आया है, तेलंगाना राज्य नहीं था, 10 साल हुए बने हुए, पहली बार मिला है, लेकिन हिंदी बेल्ट में आप देखिए पूरी तरीके से वाइप आउट है और कहीं कुछ है नहीं। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, उसके बाद राजस्थान अशोक गहलोत, कमलनाथ, ये तीनों ही लोग कहीं नहीं है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। नहीं, बहुत दिक्कत वाली बात है, उनका नैरेटिव खत्म हो गया। इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस का जो लीवरेज था वो किसकी बदौलत था?
कर्नाटक की बदौलत और उनके चल रहे ये 3 राज्यों की बदौलत। अब जब ये 3 हार चुके हैं तो अभी खाली कर्नाटक के ऊपर तो कोई भी इंडिया अलायंस की पार्टी नहीं कहेगी कि भाई आप सबसे बड़े लोग हो। वो तो बात होने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जनता दल बोलेगा मेरा भी एक राज है, आप तो बोलेगा मेरे 2 जगह पे राज है, ममता दी बोलेगी मेरा 1 जगह पे राज है। तो इंडिया अलायंस इज नॉन स्टार्टर नाउ। एक चीज समझ के चलिए आप, क्योंकि हर एक प्रादेशिक पक्ष अपने अपने राज्य में जब अपना हाथ लेगा तब बचते थे ये राज्य। एक्चुअली देखा जाए तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट वाले, इसके साथ में हम गुजरात को जोड़ देंगे तो ये राज्य और यूपी कुछ हद तक, मगर ये 4 तो बाइपोलर जहां सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होती थी। जब ये तीनों में हार चुके हैं नहीं हिमांशु जी, मैं क्योंकि आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश में बिल्कुल वो गुजरात मॉडल है, कोई विपक्ष है ही नहीं। आप लड़ लीजिए, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सारा जोर लगा लिया आप, उसके बाद भी नहीं आ रहे। तो क्या मध्य प्रदेश में बिल्कुल गुजरात बन गया है? मध्य प्रदेश भी गुजरात बनता जा रहा है। हाँ। मैं ये कहूंगा, क्योंकि दिग्गी राजा और कमलनाथ जब तक है, गुजरात में भी एक जमाने में जो नरेंद्र भाई मोदी का अपोजिशन था वो कौन था? शंकर सिंह वाघेला थे, जो भाजपा से ही गए थे, जो उनके गुरु थे। जब उनको हरा के ये बैठे तो फिर धीरे धीरे कांग्रेस का नैरेटिव खत्म हो गया। फिर आया एक पाटीदार अनामत आंदोलन। वो आंदोलन के जो 2 बड़े वरिष्ठ नेता है, यंगस्टर्स, जिनकी वजह से राहुल गांधी कुछ अच्छा कर सके, 77 सीटें ली उन्होंने और ऐसा लगा कि गुजरात में कांग्रेस रिवाइव हो गई, मगर वो हुआ नहीं था। वो अनामत आंदोलन की वजह से हुआ था। तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी ये 2 नेताओं की जो फाइट है, कमलनाथ और दिग्गी राजा, ठीक है, इनफाइटिंग। मुकेश जी को जोड़ते हैं। मुकेश जी, ये इनफाइटिंग जो थी ये कांग्रेस के साथ हर स्टेट में थी। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी थी, उसके बाद राजस्थान में भी थी और छत्तीसगढ़ में भी। टीएस सिंहदेव लगातार, हालांकि उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन लगातार इस तरीके की चीज चल रही थी। तो ये जो इनफाइटिंग होती है ये कमजोर करती है। आप बीजेपी में लोगों ने कहा नहीं साहब इनफाइटिंग है, आप देखिए शिवराज सिंह चौहान में, ज्योतिरादित्य सिंधिया में, वसुंधरा राजे में, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कम था और यहां पर कांग्रेस का हाउस ऑर्डर में नहीं था। ये भी हार की वजह? नहीं, ये वजह तो है ही है। ये हाउस ऑर्डर में क्यों नहीं है ये समझने की चीज है। हाँ। अब रीजनल लेवल पे जब लीडर आपस में लड़ते हैं तो उसका बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि कमजोर सेंट्रल लीडरशिप। जब सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होती है तो आर्बिट्रेटर कोई नहीं होता है। अभी जैसे राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जब लड़ाई हो रही थी, एक बार आर्बिट्रेशन की कोशिश की थी सेंट्रल लीडरशिप में, बात बनी नहीं, वो टेम्पररी उसको ढक दिया गया। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है। जब सेंट्रल लीडरशिप स्ट्रांग नहीं हो, सेंट्रल लीडरशिप आपका वोट कैचर नहीं हो, कांग्रेस परिवार में, गांधी परिवार में कांग्रेस का जो की निष्ठा थी, उस निष्ठा के पीछे मेन कारण था कि गांधी परिवार उनके लिए, पार्टी के लिए वोट लाती थी। जब से ये धीरे धीरे इरोड हुआ और वोट लाने की क्षमता कम होती चली गई, तो पार्टी चूंकि डायनेस्टिक पार्टी है तो लीडरशिप तो उन्हीं के पास रहेगी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे यदि अध्यक्ष हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पावर ब्लॉक नहीं है। तो आपका सेंट्रल लीडरशिप में ही तो 3-4 पावर ब्लॉक हैं। तो वो जो नीचे की लड़ाई है उसमें आर्बिट्रेशन, उनका सुलह सफाई कौन करेगा? तो ये प्रॉब्लम रहेगा कांग्रेस के साथ और इसका खामियाजा भुगतते रहेंगे ये लोग। ठीक है राणा सर, ये जो गारंटी वाली बात चल रही है, जो आज की पेटलाइन है, गारंटी, मोदी मतलब गारंटी। आप देखिए साहब, राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने बहुत सारी गारंटीज दी, कांग्रेस ने भी अपनी बहुत सारी गारंटी हर दे। अगर आप 3000 दे रहे थे, कोई कहता था 3500, 1500, 2000, कहा साहब हम भी देंगे। लेकिन जब उसमें एक प्रोपेलिंग पावर, मैं बार बार इस शब्द का यूज कर रहा हूं कि साहब ठीक है, स्टेट लीडरशिप है, मैं मान सकता हूं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे बराबर के कंटेंडर्स थे, लेकिन उसके बाद जब उसमें प्रोपेलिंग पावर नरेंद्र मोदी की लग रही है बीजेपी के साथ, तो वो चीजें बदल जाती हैं अपने आप। ये रजत आप सही कह रहे हैं। आप राजस्थान में देखिए, एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट को बीजेपी ने हटाया है और मध्य प्रदेश में उसकी अपनी सरकार बनी रही है, 20 साल पुरानी सरकार।
आप मध्य प्रदेश में मार्जिन देखिए, लगातार बढ़ता चला गया। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी है और राजस्थान में उसने कांग्रेस की सरकार को हटाया है, जबकि अनुमान इस बात का था कि कांग्रेस के पास एज है। अशोक गहलोत ने जितनी योजनाएं अपनी चलाई हैं और चुनाव से पहले जो उन्होंने अपना प्रबंधन किया है वो उनकी सरकार को बचाने में कारगर हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। अब आपको सवाल पड़ाते हैं, नहीं होने का कारण क्या है? नहीं होने का कारण है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ लोगों का भरोसा है। वो आदमी जो कह रहा है वैसा कर रहा है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लंबे समय से लोगों को फ़ायदा मिलता जा रहा है। अगर लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता तो फिर वो नतीजा में बदलता नहीं। अशोक गहलोत के साथ ये था कि आपने नीतियां लाईं, आपने योजनाएं लेकर के आईं, लेकिन आपके लिए लाभार्थियों की तादाद ज़मीन पे थी नहीं, लोगों को फ़ायदा मिला नहीं। अब एक आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस की योजना रही, चिरंजीवी योजना। बीजेपी ने बार बार कहा कि आप 50 लोगों को खड़ा कर दो ना कि आपने जिन लोगों को यह फ़ायदा पहुँचाया वो कौन से लोग हैं। तो जब तक आपकी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता है तब तक आपके साथ लोगों का भरोसा नहीं बनता है। नरेंद्र मोदी ने अपने साथ केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपना भरोसा जीता है। उन्होंने देश में जो अपनी इमेज बनाई है और देश की दुनिया में इमेज बनाई है, उसके साथ उन्होंने एक अपनी क्रेडिबिलिटी खड़ा की है और वो भरोसे की है, लोगों का भरोसा है। तो अब नरेंद्र मोदी कहें कि मैं 2 रुपये दे रहा हूँ, कोई कहता है 4 रुपये दे रहा हूँ, तो उसको पता है कि 2 रुपये की गारंटी तो है, 4 रुपये वाली तो नहीं हो सकती है। तो इस लोकतंत्र में क्रेडिबिलिटी आपकी जो है, नरेंद्र मोदी ने अपना जो यूएसपी क्रिएट किया है उसकी काट नहीं है। और बीजेपी लगातार वैसी स्थितियों में, वैसे राज्यों में जहां आप कहते हैं कि बीजेपी के लिए जीतने की गुंजाइश नहीं, वहां से भी जीत निकाल कर ले आती है। आपके लिए जो संभव है वो उसके लिए संभव है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने जरिए, अपनी राज्य सरकारों के जरिए और पार्टी संगठन के ढांचे और जमीन पर जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं उनके बूते जो सिस्टम खड़ा किया है, एक मशीनरी खड़ा की है, उस मशीनरी ने बीजेपी के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। और इसीलिए बार बार आप बीजेपी के हिस्से में जीत देख रहे हैं। और वो तमाम पंडित जो मानते हैं कि राजनीति की बहुत बारीक समझ उनको है, वो अगर औंधे मुंह गिरे पड़े हैं तो कारण सिर्फ ये है कि वो उस बात को नहीं समझ रहे हैं जो मोदी ने अपने साथ जोड़ ली है। नहीं, लेकिन सर ये तो राजस्थान की बात हुई, छत्तीसगढ़ आई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल चेहरा जो उन्होंने काम किया वो भी दिख रहा था। बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था। आप राजस्थान जाइए तो बहुत सारे केंद्रीय मंत्री थे, वसुंधरा राजे थे, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, तोमर साहब, बहुत सारे लोग थे। अब देखिए रमन सिंह साहब बहुत शांत थे, पिछले अगर 4-5 साल आप देखिए तो बहुत शांत थे। उसके बाद भी एक कमबैक करना, ऐसा नहीं था कि पहले दिन से बीजेपी छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत रही थी, जो लास्ट के 15 दिन थे वहां पर कमबैक करती है बीजेपी। और आप आंकड़े देखिए आज चौंकाने वाले। 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा। जब 2018 में भूपेश बघेल की सरकार आई तो उससे पहले उनका जो वादा था कि आप जब मेरी सरकार आती है तो किसानों का कर्ज हम माफ़ कर देंगे, मेरी सरकार आती है तो एमएसपी जो धान की खरीद है उसको हम एक रकम के साथ खरीदेंगे, उन्होंने वो किया। आपने फिर वही फॉर्मूला इस बार भी लागू किया है, लेकिन आपने राम गोबर ये सबको जोड़ा जो बीजेपी का अपना ट्रैक है। बीजेपी के ट्रैक पे बीजेपी को मारने की कोशिश में कामयाब आप हो जाएंगे, यह तो नहीं है। लेकिन जो बेसिक ढांचा, बुनियादी ढांचा होता है, बीजेपी ने क्या कहा कि आपने एक अस्पताल बनवाया बताइए, आपने एक स्कूल बनवाया है बताइए, आपने रोड ठीक करवाई हो बताइए। तो बुनियादी ढांचा जो है अब जा करके लोगों को बताना और फिर उनकी नज़र वहाँ ले जाना और फिर बताना कि जो हम कह रहे हैं आप खुद से समझिए कि हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो बीजेपी की जो चुनावी रणनीति होती है, जिन मुद्दों को, जिन इश्यूज को बीजेपी छूती है वो बहुत सोच समझ के छूती है और लोगों के बीच में भरोसा पैदा करती है कि अगर मेरी सरकार जो पुरानी थी और आज की सरकार है, इनके बीच में आप अंतर करके देखिए। और उसके ऊपर से नरेंद्र मोदी हैं, जब वो गारंटी देने लगे इस बार के चुनाव में, उन्होंने गारंटी 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 कहा है। और नरेंद्र मोदी को पता हो गया है कि देश के भीतर मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हूँ, एक ऐसा नेता हूँ जिसने अपना भरोसा पैदा किया है, जिसकी छवि बेदाग है और जिसने देश के लिए और समाज के लिए। एक मिनट रुको, एक बड़ी खबर आ रही राजस्थान से। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कार्तिक चिदम्बरम को कांग्रेस नेताओं ने दी नसीहत, नॉर्थ साउथ को बांटना बैकफायर करेगा। अब रजत मैं बताता हूं, कार्तिक चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि द साउथ, यानी कि साउथ जो है वो हमारा है और उत्तर भारत अलग है। उत्तर और दक्षिण का उनका ट्वीट ने उत्तर दक्षिण के बीच में एक फासला पैदा किया है। अब कांग्रेस के नेता पलट के आ गए हैं कि सनातन के साथ जो बर्ताव हुआ है
जो हिंदू धर्म के ऊपर आपके साथ चलने वाले दलों ने और आपके नेताओं ने जिस तरीके से कटाक्ष किया है या टिप्पणियां की हैं, वो अपमानजनक थी और हिंदू सेंटिमेंट को अपने चोट पहुंचाया है। अब आप नॉर्थ और साउथ कर रहे हैं। आप नॉर्थ से तो गए ही हैं, साउथ से भी जाएंगे, क्योंकि यह भी लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करता है। तो यह जो आपकी राजनीति है बांटने वाली, ये लगातार पार्टी को खत्म करती चली जा रही है और पार्टी धराशायी हो रही है। बाज आइए, ये बात कह रहे हैं। नहीं, तो जो सनातन वाली टिप्पणियां थी, जो कर्नाटक से आई, तमिलनाडु से अलायंस पार्टनर से आई, हिंदू विरोधी आई, क्या आपको लगता है वो भी एक सेंटिमेंटल इशू था जो लोगों के दिल में था और वो दिख रहा है सामने? मुझे लगता है कि वक्त के साथ समाज की जो बदलती मानसिकता, उसकी सोच है, उसके साथ अगर आप अपने आप को अलाई नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होती है। अब आप एक पार्टी आरजेडी है बिहार में, उसके शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर के कुछ भी बोल देते हैं, वो टिप्पणी करते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता है। वहीं जेडीयू आ जाते सड़क पे, वो रामचरितमानस का पाठ करने लगती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने खुला छोड़ रखा है और आप इंडिया गठबंधन में उनको लेकर के खड़े हुए हैं। वहाँ आप खड़गे के पुत्र जो हैं प्रियांक खड़गे, वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। जो आपका डीएमके है, स्टालिन के बेटे जो हैं उदयनिधि, वो सनातन पर हमला करते हैं और कांग्रेस का लगातार चुप रहना, इसका मतलब ये है कि चुप भी एक तरह की सहमति है। और इस तरह से जब आप लोगों के बीच में यह संदेश जाता है तो एक नैरेटिव खड़ा होता है कि अब सनातन विरोधी हैं। और बीजेपी ने बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है कि ये पार्टी सनातन विरोधी है। राजा, इसके साथ एक और बहुत बड़ा इशू था, वो था ओबीसी कार्ड का। अब देखिए, जो पूरा प्रचार हुआ इन स्टेट्स में, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओबीसी वोट बैंक के पीछे थे। दोनों अपनी अपनी तरफ से समझा रहे थे कि ओबीसी वोट बैंक क्या है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, बीजेपी कह रही थी साहब हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ओबीसी कैटेगरी से, मंत्री ज्यादा है, सांसद कह रहे हैं। क्या ये कार्ड चला या आपको लगता है ये नॉन इशू हो गया? वो क्या होता है, कहावत है कि आधी छोर पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। कांग्रेस साथ यही है। आप रणनीतिक तौर पर जब अपाहिज हो जाते हैं तो आप ये समझ नहीं पाते हैं कि मेरी जो राजनीति रही है वो कैसी रही है। मनमोहन सिंह क्या मतलब, उनको इतनी समझ नहीं थी कि जातिगत जनगणना 2011 में करवाने के बाद वो उसको रिलीज नहीं करते हैं। अब आप जातिगत जनगणना के लिए सभी राज्यों में जाते हैं, राजस्थान में कहते हैं कि हम कराएंगे, मध्य प्रदेश में कहते हैं आप कराएंगे, छत्तीसगढ़ में कहते हैं, और आप ही की जो एलाई पार्टी है आरजेडी कहती है कि देख लीजिए ये कभी भी जातिगत जनगणना वाले लोग नहीं थे, अब ये बोलने लगे, जो हमने किया है उसका ये असर है। तो जो लोग जात की राजनीति करते रहे उन लोगों ने आपको वो क्रेडिट लेने नहीं दिया और आपने जिस आधार पर यह नीति अपनाई वहाँ आपको फायदा नहीं हुआ। तो ना आप इधर के हैं ना उधर के हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी जब जात के आधार पर राजनीति करने के लिए चलेगी, नरेंद्र मोदी क्या बेवकूफ़ है कि वो कहते हैं कि नहीं एक दो ही जातियां हैं, एक गरीब की है एक अमीर की है। उनको भी समझ है भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसको देश चलाना और देश के भीतर एक समरस माहौल तैयार करना। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। टोंक से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट जीते हैं। सचिन पायलट ने 1,05,812 वोटों से जीत दर्ज की है। टोंक में विकास की गति जारी रहेगी, ये बोला है सचिन पायलट ने। एक बार सुनाते हैं आपको क्या कहा सचिन पायलट ने। ठीक है, 1 लाख वोटों से राणा सर जीतना बड़ी जीत है। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो फ्रैक्शन था सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाला, ये एक बैरिकेड बना? क्योंकि अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे तो जब अशोक गहलोत सरकार जाती है तो कांग्रेस बड़ी न्यूनतम पे आती है, 25, 26, 31 सीट तक आई है कांग्रेस पार्टी। इस बार वैसा नहीं है। तो क्या एक पावर काम कर रही थी, लेकिन ये जो दो लोग थे, दो फ्रैक्शन में कांग्रेस पार्टी बटी हुई थी, ये नंबर्स वही दिखा रहे हैं। देखो, चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने कोशिश की, कांग्रेस हाईकमान ने, कि इन दोनों नेताओं के बीच में एक सहमति रहे। कम से कम पब्लिक फोरम पर आप ये बताएं कि आप दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं। लेकिन अंदर खाने अशोक गहलोत ने बार बार ये संकेत दे दिया कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे छोड़ना नहीं चाहती, यानी कि मैं कुर्सी पर बने रहना चाहता हूं। सचिन पायलट और उनके समर्थकों के बीच में संकेत जा रहा था कि अगर कांग्रेस बहुमत में आती है, सरकार बनती है, तो कमान अशोक गहलोत के पास ही रहेगी। इसलिए उनका ढालावा रवैया रहा होगा। आप नतीजा उठाकर देख लीजिए, जहां भी सचिन पायलट या उनके बहुत ही करीबी नेता हैं, उनको तो गुर्जर ने वोट दिया है, लेकिन जहां भी सचिन पायलट करीबी नेता नहीं है वहां गुर्जरों ने वोट नहीं दिया है। गुर्जरों का थोक वोट बीजेपी के पास गया है। उसमें मैं देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी जब गए थे उन्होंने भी राजेश पायलट और सचिन पायलट और गुजरों तीनों चीज का जिक्र किया था। वो बहुत नफ्स थी कि अगर जाट वोट कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ तो एटलीस्ट जो गुजर वोट है वो बीजेपी को मिले। बिल्कुल लोकल पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी और उनके जो रणनीतिकार हैं, उनकी जो तैयारियां हैं
रजत, वो इतनी सटीक और बारीक हैं कि किस इलाके में क्या बोलना है। और पूर्वी राजस्थान में जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने राजेश पायलट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने उनके साथ क्या सलूक किया था, और इशारा इस बात का था कि सचिन पायलट के साथ क्या हो रहा है। तो सचिन पायलट के समर्थकों में और गुर्जरों में भी ये बात गई कि प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं, इसलिए सचिन पायलट को जिता दो। सचिन पायलट जो अपने नेता उनको जिता दो, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, यह कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए बीजेपी के साथ जाओ। ठीक है, अब से कुछ देर में इस्तीफा भी देने राजभवन जाएंगे। राणा सर, ये जो इम्पैक्ट है ये हिंदी पट्टी वाले राज्यों का, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के पास आया, पहली बार आया, और ये भी है कि आप देखिए पहली बार कांग्रेस पार्टी ने किसी रीजनल आउटफिट को हराया। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि बिना अलायंस के किसी रीजनल आउटफिट को प्रदेश में हराया है कांग्रेस पार्टी ने। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में रजत प्रॉब्लम क्या थी कि केसीआर की जो पूरी राजनीति रही है वो अपने परिवार की रही है, पैसा बनाने की रही है, करप्शन की रही है। उनको फॉर्म हाउस सीएम कहा जाता रहा। आपको याद हो कि वो पुराने सचिवालय में गए ही नहीं, उन्होंने नया सचिवालय बनवाया, पुराना ढहवाया, और नए सचिवालय में कितनी बार गए आप जान सकते हैं, गए ही नहीं। वो फॉर्म हाउस पे ज़्यादातर रहते हैं। उनकी बेटी वहाँ की एमएलसी हैं, उनके दामाद राज्यसभा में हैं, उनके एक दामाद पार्टी में बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। पार्टी के परिवार के बाहर पार्टी है ही नहीं। बेटा भी मिनिस्टर थे, हाँ, खुद केटीआर को देखो आप, मतलब केसीआर के बाद केटीआर ही नंबर 2 हैं, लेकिन पूरा परिवार, उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट परिवार के जरिए डील होते हैं, कुछ खास कंपनी को दिए जाते हैं। तो वो लोकतंत्र में एक तरह की मतलब बादशाहत थी, यानी कि डेमोक्रेटिकली ऑटोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था वो, और उससे लोग वहाँ आजिज आए हुए थे। कांग्रेस चूंकि तेवरदार तरीके से आई, मैं मानता हूँ कि बीजेपी अगर पुराने तेवर में रहती, जैसे 2022 में कार्यकारिणी की बैठक के बाद से नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने हमला किया था केसीआर पर, और उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद के लोकल बॉडी इलेक्शन में जिस ताकत के साथ अपने आप को खड़ा किया था, नुकसान देखिए ओवैसी साहब को भी हुआ है वहां पर। और अब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग जी, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। खुश तो बहुत होंगे आप। अनुराग जी, आप राणा यशवंत बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आई? नमस्कार यशवंत जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये बधाइयाँ आपको बहुत मिल रही होंगी, और ये ऐसा है कि तमाम अटकलें, तमाम अनुमान, तमाम एग्जिट पोल सब जो है वो धरे मुंह रह गए। आपकी पार्टी की इस जीत के पीछे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? ये जीत खास है, मोदी जी पर विश्वास है। जनता ने दिखा दिया कि एक ही व्यक्ति की गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। मोदी मैजिक चला है, और मैं ये कहूँगा कि जनता ने देख लिया कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे और दावे किए थे, 5 साल में सारे धराशायी हो गए, और वायदे भी विफल हो गए, फेल हो गए, मुकर गए कांग्रेस के लोग। और भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इससे मुक्ति कांग्रेस से चाहते थे जनता, और वो उनको मिली है। हमने मोदी जी का चेहरा जनता के सामने रखा, और जनता ने बम्पर जीत, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की करवाई। ये बड़ी रणनीतिक जीत है, और पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही है कि प्रधानमंत्री को आगे करके मैदान में उतरें, वो कामयाबी लेकर के आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बारी बारी से राज्यों पर आता हूँ। राजस्थान, अशोक गहलोत की सरकार ने कई योजनाएं अपने जरिए शुरू की। एक चिरंजीवी योजना है, 25 लाख की जगह 50 लाख उन्होंने उसमें कर दिया। एलपीजी उन्होंने 500 रुपये कर दिया, बीजेपी ने 450, तो उन्होंने कहा कि हम 400 कर देंगे। बिजली और पानी मुफ्त का इंतजाम करने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक ने उसको खारिज कर दिया। कारण क्या मानते हैं आप? मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं इसके। कांग्रेस ने युवाओं से कहा था कि उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। कहा था रोजगार देंगे, बदले में पेपर लीक दिए, और 19 पेपर लीक हुए राजस्थान में। महिला अपराध अत्याचार में नंबर 1 राजस्थान आया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में तो भ्रष्टाचार का अड्डा ही कांग्रेस ने बना दिया। फुल टाइम एटीएम, यानी कि एटीएम था कांग्रेस के लिए, लूटो और कांग्रेस को पालो पोसो। अब ये जनता देखती है। जनता ने क्या कहा कि आपने तो गंगा जल हाथ में लेकर कहा था कि शराब मुक्त छत्तीसगढ़ को करेंगे, आपने तो गौठान घोटाला किया, तो एक और माँ गंगा का शराब कांग्रेस साहब, गौ माँ का शराब कांग्रेस साहब, महादेव ऐप घोटाला, महादेव का शराब कांग्रेस साहब, और चौथा गरीब जनता का शराब कांग्रेस साहब।
तो जब आप झूठ बोलोगे थोड़ी देर तो चलोगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चल पाओगे। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आप सबके सामने, हिमाचल में भी उन्होंने झूठी गारंटियाँ दी और पूरी तरह से 1 साल में विफल हुए। ना महिलाओं को 1500 रुपये मिला, ना 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये लीटर दूध खरीदा गया, ना बागवानों को मनचाही कीमतें मिली और ना ही 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिले, ना 600 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड लगा, ना 1 लाख युवाओं को नौकरियां मिली। जो कहा था उसमें से कुछ नहीं किया। और हमने हर राज्य में जाके बताया कि कांग्रेस ऐसे झूठे वायदे करती है और कुछ नहीं करती। एक और तो कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ, दूसरी ओर मोदी जी जिनके ऊपर आज दुनिया को विश्वास है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनकी गारंटी लोगों को पसंद आई कि मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए, 10 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, 80 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल तक भी अनाज बिल्कुल मुफ्त मिलता रहेगा। ये कोई नहीं कर पाया जो मोदी जी ने करके दिखाया, गारंटी से भी ज्यादा काम करके दिखाया। अनुराग जी, अभी आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया और आपने महादेव ऐप का भी जिक्र किया। बहुत हद तक जो छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि आपकी पार्टी ने जाकर के लोगों के बीच में कहा कि सरकार ने जो वायदे किए थे वायदे पूरे नहीं हुए, आप ये देखिए ये देखिए ये देखिए। लोगों ने भरोसा किया आपकी बातों पर। लेकिन महादेव ऐप यह एक बड़ा बवाल आकर के खड़ा हुआ और भूपेश बघेल बार बार ये कहते रहे कि ये बीजेपी का चुनावी तिकड़म है। लेकिन चुनाव नतीजे बताते हैं कि महादेव ऐप ने भी आपकी जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई होगी। महादेव ऐप से पहले एक और थी, भूपे ऐप, जो भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च की और मैं उसको करने के लिए गया भी था। मैंने एक ही लाइन में कहा, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, यानी कि पैसे लूटो और भूपेश बघेल को पेमेंट करो। और वो ऐसा चिपकता था कि मोदी जी ने जब जाकर कहा कि महादेव को भी नहीं छोड़ा बघेल ने, तो जनता ने माना है कि शराब घोटाले भी हुए और महादेव ऐप घोटाले में तो एक छोटी सी उसमें 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिश्वत, बाकी तो हज़ारों करोड़ के घोटाले अलग हैं। तो गली गली गांव गांव पता था कि ये बघेल जी की सरकार नहीं, भ्रष्टाचार की सरकार है। अनुराग जी, एक सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी की एक इमेज देश में बनी है कि करप्शन के खिलाफ लगातार अभियान चलाने वाली सरकार है। बहुत सारे नेता, बहुत सारे अधिकारी जेलों में हैं। आने वाले समय में कई राज्यों में कई नेता, हो सकता है कि अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएं, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। यह मामला आगे बढ़ेगा क्या? आने वाले समय में कुछ और लोगों के जेल जाने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आसार दिखते हैं? देखिए, अगर आप देखें दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री से लेके शराब मंत्री से लेके उनके सांसद तक भ्रष्टाचार के चलते जेल में, जिनको श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी 1.5 साल से ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो जेल में, चाहे सत्येंद्र जैन जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, संजय सिंह जी हों। लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। अब ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच एजेंसियां काम करती हैं, जब उनको करना है वो करेंगी और कोर्ट्स को भी उस पर निर्णय करने होते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, ये संकल्प हमने लिया है और उसके चलते जांच एजेंसियों को स्वतंत्र है जो कार्रवाई करनी वो करें। लेकिन जनता इस बात से बहुत खुश होती है कि जनता के हक और देश का पैसा लूटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आपको और आपकी पार्टी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस जीत के लिए। और ये थे अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, जो ये कह रहे थे कि यह जीत जो है वो नरेंद्र मोदी की जीत है। एक ऐसी यूएसपी या ऐसा तुरूप का इक्का बीजेपी का है जिसकी काट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास या अपोजिशन के पास नहीं है। और आने वाला समय जो है 2024 तब इशारा था इस बात का कि 2024 में वो दल जो जात के आधार पर राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचार को लेकर के एक तरह से आपस में एकजुट होकर के बीजेपी के मुकाबले में खड़ा होते हैं, वो सब धराशायी हो जाएंगे। ये तस्वीरें जो आपके सामने दिख रही हैं, ये जीत की हैं, उस जश्न की हैं जो बीजेपी ने हासिल की है 3 राज्यों में। तेलंगाना में रजत, मुझे लगता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजिक हार है ये। अगर वो पुराने तेवर में रहती और पुरानी रणनीति पर चल रही होती तो शायद उसके लिए स्थितियाँ और बेहतर हो गई होती। ठीक है।
राणा सर 24 तो बाद कल से पार्लियामेंट विंटर सेशन भी शुरू है। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात है, आज आंकड़े हैं, शाम तक मुझे लगता है बिल्कुल मुझे परफेक्ट एक हो बात जाएगा। रजत बताइए कि ये आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 6 तारीख को INDI की बैठक बुलाई, इंडिया की बैठक बुलाई है। आपको लगता है कि इस बैठक में मेल के लिए कोई धरातल अभी बना हुआ है? दी क्या है, अगर ये यहां से 2 राज्य कांग्रेस को मिल जाता, कोई भी 2 राज्य और मिल जाता प्लस तेलंगाना मिलता, तो वो बिग ब्रदर वाली थ्योरी कांग्रेस पार्टी की शुरू हो जाती। वो बताती कि साहब चुनाव भी हम लड़ेंगे, जीतेंगे भी हम, जिसको आना है हमारे छतरी के नीचे आइए। अब वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हिंदी पट्टी में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। अब अलायंस पार्टनर जो इंडिया के हैं वो बात करेंगे। अब अखिलेश यादव पूछेंगे साहब बताइए अब हमारे साथ आपने क्या किया था मध्य प्रदेश में, हमारे लिए कैसी जुबान यूज करी थी। एक बड़ी खबर आ रही, सीधा उसको रुक कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव जीते हैं, लोरमी विधानसभा सीट से जीते हैं अरुण साव ने कांग्रेस के थानेश्वर साहू को हराया। बीजेपी के अध्यक्ष हैं ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है राणा सर, वैसे आपसे अगर पूछा जाए, मैं राज्यों के हिसाब से मैं शुरू करता हूं छत्तीसगढ़ से, प्रोबेबल आपके हिसाब से मुख्यमंत्री पद का दावेदार सबसे बड़ा कौन? ये देखिए, अगर बीजेपी के भीतर से कोई किसी भी पत्रकार को आप पूछें कि कौन, तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का निजी फैसला होता है और वो कई बार आपको चौंकाते हैं, हैरत में डालते हैं कि यह कहाँ से हो गया है। योगी आदित्यनाथ का मामला हो तो, या फिर आप हरियाणा में जाएं मनोहर खट्टर को देखें तो कई जगहों पर नरेंद्र मोदी आपको मतलब अचंभे में डालते हैं। और वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो भी फैसला होगा निजी फैसला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ओबीसी से आते हैं और उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की है, तो इनकी दावेदारी भी बनती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री है। लोग कहते हैं कि साहब एक फ्रैक्शन ऑफ वोट शिवराज सिंह चौहान और उनकी वेलफेयर स्कीम्स का था प्रधानमंत्री मोदी के साथ। क्या शिवराज सिंह चौहान रिपीट होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान को अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरा नाम मुख्यमंत्री के तौर पे है या नहीं, ये बात इससे तय नहीं होती है। मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर प्रदेश के हक में काम किया है, पार्टी ने जो जिम्मा दिया है मैंने चुनाव में वो किया है, यह पार्टी तय करती है। लेकिन मेरी सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में मैंने लोगों को बताया है और 160 से ज़्यादा रैलियां शिवराज सिंह ने की हैं, बल्कि दीपावली के दिन भी वो लोगों से मिल रहे थे, रैलियां कर रहे थे। तो उन्होंने मतलब जी तोड़ मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, एक बार हिमांशु जी को जोड़ते हैं। हिमांशु जी, इसी साल को आगे बताओ, राजस्थान वसुंधरा राजे रिपीट या फिर आपको लगता है नया चेहरा? बहुत सारे नए चेहरे हैं वहां पर। वसुंधरा राजे तो रिपीट नहीं होगी सर, मेरा जहाँ तक मानना है वसुंधरा राजे रिपीट नहीं होंगी। वो उनको, हाँ वो हो सकता है कि लोकसभा ऑफर किया जाए और फिर 2024 के चुनाव के बाद उनको सेंटर में लिया जाए, ये हो सकता है कहीं ना कहीं। मगर राजस्थान में तो नया और थोड़ा सा यंग चेहरा आएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। सर नया चेहरा कौन? मुझे लगता है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिया कुमारी, ये कुछ लोग हैं जिनके ऊपर हो सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के बहुत विश्वास पात्र हैं और ये लोग उनके एजेंडे को, उनकी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनके नाम पर आप विचार कर सकते हैं। ठीक है, कल की बात हुई थी, विंटर सेशन कल से शुरू है पार्लियामेंट। तो कल जो राणा सर माहौल होगा पार्लियामेंट का वो भी बहुत अलग होगा, क्योंकि सशक्त रूप से बीजेपी जीती है। तो जो कल एंट्री होगी फर्स्ट डे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा में, वो ताली की गड़गड़ाहट के साथ होगी। बीजेपी अभी तो शाम को जब नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे तो जश्न मनेगा, उनका अपना एक संबोधन होता है, वो होगा, मुझे लगता है कि बहुत लंबा होगा और इस संबोधन के जरिए वो देश की जनता को और अपने विपक्ष दोनों को कोई ना कोई संदेश देंगे और यहीं से वो एक भूमिका तैयार करेंगे कि विंटर सेशन का पहला दिन कैसा होगा। और वो बीजेपी चूंकि सीना चौड़ा करके उत्साह में, उल्लास के साथ जाएगी, तो वहाँ जो विपक्ष अपोजिशन है उसको आप थोड़ा सा ढीला पाएंगे। ठीक है, ये जो इंडिया अलायंस वाली मीटिंग की बात है जो बुलाई है खड़गे साहब ने, क्या आपको लगता है जो रीजनल आउटफिट्स हैं वो अब कांग्रेस पार्टी पर हावी होंगे? चाहे वो अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, जो रीजनल आउटफिट्स हैं वो हावी होंगे कि कांग्रेस पार्टी से कि अब आप रुक जाइए, हमको देखने दीजिए 24 का चुनाव? रजत, क्या है कि ये जो बीच में टकराव रहा है INDA गठबंधन के बीच में, और फिर आप जब एकजुट हो रहे हैं तो बीजेपी जो बार बार कह रही है ना, वो लोगों के बीच में जाकर के साबित होने जा रहा है।
एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, 1 मिनट के लिए मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। ये है कि बीजेपी कहती है कि दरअसल ये लोग अपने आप को बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए, अपने करप्शन पर पर्दा डालने के लिए, उससे अपने आप को निजात दिलाने के लिए आपस में आए हैं। इनका लोक सेवा का, जन सेवा का, देश में कुछ अच्छा करने का कोई मकसद नहीं है। ये सब एक साथ सिर्फ अपनी चोरी को बचाने के लिए और जेल जाने के लिए, सजा से बचने के लिए आए हैं। और यह बात पब्लिक के बीच में एक नैरेटिव के तौर पर बीजेपी साबित करने में या तय करने में कामयाब हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, अब देखते रहिए इंडिया न्यूज़।